नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। महाराष्ट्र के चुनाव में अब केवल 4 दिन बचे हैं और आखिरी दौर में जुबानी जंग बेहद तेज हो गई है। वादों और संकल्पों की बौछार के बाद अब धर्म और जाति के मुद्दों का जोर है। इस बीच वायनाड का उपचुनाव पूरा करके लौटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जाति जनगणना पर पीएम मोदी को सीधे चुनौती दे डाली है। प्रियंका ने कहा कि मोदी खुद मंच पर वादा करें कि वे जाति जनगणना कराएंगे, यानी कहीं न कहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरे रखना चाहती है, जिस पर बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है। राहुल गांधी लगातार धारावी की जमीन गौतम अडानी को सौंपने का मुद्दा उठा रहे हैं, जिसको लेकर लोग भी अब सोचने लगे हैं। इस बीच शरद पवार ने महाराष्ट्र की जनता को पत्र लिखकर गद्दारों को हराने की भावुक अपील की है। महायुति की बात करें तो सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर एनडीए में दरार दिखाई दे रही है। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस आमने सामने आ गए हैं। शिंदे गुट भी इससे खुद को दूरी बनाकर चल रहा है। बीजेपी के नेता पंकजा मुंडे और अशोक चव्हाण ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। अब बड़ा सवाल यह है, महाराष्ट्र में आखिर वोट जिहाद, लव जिहाद जैसे मुद्दों पर चुनाव होगा या जनता किसी ठोस वादे पर सरकार चुनेगी? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। इससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत नहीं है। धन दौलत के मामले में तो कोई पूछना ही नहीं है। 2014 में हम लोग 11वें स्थान पर थे सारी दुनिया में। उसे इकोनॉमी की साइज कहते हैं, उसको बोलचाल की भाषा में मैं धन दौलत कह रहा हूं। धन दौलत के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में हमारा यह भारत दुनिया के देशों में 2014 के पहले 11वें स्थान पर खड़ा था। और आप सबको जानकर यह खुशी होगी कि इस समय हमारा भारत 8-9 वर्षों में ही मंत्री और बीजेपी के लोग बंद कमरों में छुपकर इस संविधान की हत्या करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब महाराष्ट्र की जनता से उनकी सरकार चोरी की गई, जिस मीटिंग में अदानी जी बैठे थे, अमित शाह जी बैठे थे, जो सरकार चोरी करने की मीटिंग थी, जिस मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि एमएलएस को खरीदा जाएगा, करोड़ों रुपए के लिए खरीदा जाएगा, क्या जब अमित शाह जी और बीजेपी के लोगों ने यह मीटिंग की, जब उन्होंने आपकी सरकार खरीद कर आपसे चोरी की, क्या वो संविधान की रक्षा कर रहे थे? इसमें कहां लिखा है कि करोड़ों रुपए देकर महाराष्ट्र की जनता की सरकार को चोरी किया जाए? कहां लिखा है? मुझे दिखा दो। संविधान में कहां लिखा है कि सरकार को? जिस तरह से आप चुनौती देते रहते हैं, मैं चुनौती देती हूं मोदी जी को, अमित शाह जी को। मैं चुनौती देती हूं कि मंच पे खड़े होकर कह दें कि वो जाति जनगणना करवाएंगे। मंच पर खड़े होकर कह दें कि आरक्षण का जो 50% की जो सीमा है उसको हटा देंगे। वो मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि मेरे भाई आरक्षण के खिलाफ हैं। वो व्यक्ति जो मणिपुर से मुंबई तक जिसने यात्रा की, न्याय यात्रा की, न्याय मांगने के लिए, उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वो आरक्षण के खिलाफ है। झूठ बोलते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस लगातार हमले कर रही है। प्रियंका गांधी चुनौती दे रही हैं, कह रही जाति जनगणना पर मोदी जी वादा क्यों नहीं करते। राहुल गांधी बार बार धारावी की जमीन का मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल कहते हैं कि कहीं न कहीं बड़ी डील हुई है, किसी बड़े उद्योगपति को धारावी की सारी जमीन दी जा रही है, उसके पैसों के दम पर
उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई थी और जो जनता का जो मत है उसको लूटा गया था, चोरी की गई थी। शरद पवार भावुक अपील कर रहे हैं, जनता को पत्र लिख रहे हैं, कहते हैं कि जो है महायुति सरकार जो महाराष्ट्र के गद्दारों को जो लेके गई है और उनको इस बार सत्ता में नहीं आने देना है, उनको गद्दारों को दूर रखना है। राज्य की जनता से वो कह रहे हैं, राज्य के स्वाभिमान को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं, जाति धर्म की विभाजनकारी राजनीति से दूर करने की गुहार लगा रहे हैं। कहते हैं बीजेपी के जो पूर्व राज्यपाल थे वो छत्रपति शिवाजी, डॉक्टर अम्बेडकर और सावित्रीबाई फुले पर गलत कमेंट करते थे। ये इनकी मानसिकता है। इस बीच बीजेपी में बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। अजीत पवार महायुति के में शामिल हैं और उसका विरोध खुलेआम कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के नेता भी लगातार कहते हैं ये नारा यहाँ नहीं चलेगा। बीजेपी के नेता पंकजा मुंडे कहती हैं कि हम नहीं मानते इस नारे को। अशोक चव्हाण जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस के ज़माने में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी कहते हैं यहाँ नारा नहीं चलेगा। इस बीच यूपी से बड़ी खबर आई जहां केशव मौर्य ने भी कह दिया कि हम केवल प्रधानमंत्री के नारे को मानते हैं जो और योगी जी का नारा अपना है। यानी कहीं ना कहीं योगी जी को लेकर एक बीजेपी में एक कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। ये तमाम नेता वैसे केशव मौर्य जी पहले भी कई बार योगी जी को लेकर कह चुके हैं सरकार से बड़ा संविधान होता है। इन तमाम मुद्दों का महाराष्ट्र के चुनाव में क्या असर पड़ेगा, ये बड़ी बात होगी। अभी देखना है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास चलेंगे और रोज नए नए मुद्दे जो निकल के आ रहे हैं चुनाव के आखिर दौर में। लव जिहाद का मुद्दा आ रहा है, कहीं ना कहीं वोट जिहाद का मुद्दा आ रहा है। उन पर क्या है, क्या जनता कैसे सरकार चुनेगी। हमारे साथ बीजेपी के नेता डॉक्टर अविरल मलिक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। पंडित अवधेश शुक्ला जी हैं प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के, बहुत बहुत स्वागत है। और विजय दुबे साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले स्वामीनाथ जायसवाल जी आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह प्रियंका गांधी जी आज पहुंची मुंबई चुनाव में, शिरडी पहुंची थी और उन्होंने जाति जनगणना पर मोदी जी को सीधे चुनौती दे दी है कि जाति जनगणना का वादा करके दिखाएं, तो मंच पर चुनौती देने का क्या मतलब है? ये देखिए, चुनौती तो मंचे पर चल रहा है ना नंदन जी, चुनौती तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से कहते हैं हम पिछड़ा वर्ग का नेता है, हम पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं, लेकिन दिखता तो है नहीं। ये तो अगड़े की तरफ भागते हैं। ये तो बड़े पूंजीपतियों जैसे धारावी का पूरा जमीनें दे दी अपने साथी को, तो भागते उधर है। बटोगे तो कटोगे, एक हो सेफ हो, बटोगे तो पीटोगे, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे, बटोगे तो कटोगे। इन्हीं के लोग बट गए। अजीत पवार जी कुछ और बोल रहे हैं, अशोक चौहान जी कुछ और बोल रहे हैं, मलिन देवड़ा और कुछ और। इनके इत्तेफाक नहीं रखते हैं बटने कटने पर, न एक हो सेफ हो, ये सब हो। इनकी गारंटी को लोग नहीं मान रहे हैं कि इस तरह की बात जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, योगी जी, देश को बांटने काटने का षड्यंत्र यही लोग करते हैं। यही लोग फिर जब चुनावी मुद्दा होता है तो उसमें सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा, चाहे अपने किए गए कामों को एक गिनाते नहीं कि महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, जिस तरह से आप सरकार कब्जा, हाँ धारावी में हजारों करोड़ का आप संपत्ति दे दिए, अपने मित्र को जमीन दिलवा दिए। इसमें तो एक सेफ तो जरूर हो करने चाह रहे हैं कि एक हो तो सेफ हो, तो ये सेफ करना चाह रहे हैं अडानी जी को। तो हमारे नेता प्रियंका गांधी जी ने ललकारा है हिम्मत, तो आप ये करा लो जाति जनगणना। जाति जनगणना कराने से जिसकी हिस्सेदारी भागीदारी की पता चल जाएगी। आप जिस तरह से नारा देते हैं, आप इतने काम किए 11 साल में कि 154 लाख करोड़ देश पे कर्ज हो गया। आप इतने अच्छा काम किए कि जहां गए उद्घाटन करने वहीं की सड़क धंस गई, वहीं का पुल धंस गया, इतना पुल धंसा के रिकॉर्ड तोड़ हो गया, इतना रेलवे एक्सीडेंट आपके राज्य में हुआ, आपके सरकार में हुआ। 35 लाख नौकरियां वैकेंसी रेलवे में खाली, रेलवे दुर्घटना, रेलवे का दुर्दशा, चाहे जो भी आप जहां हाथ रखे वहीं समाप्त हो गया। आप कहते हो हमारा विश्व से रिश्ता अच्छा है, स्किल डेवलपमेंट और स्मार्ट सिटी की गारंटी दिए थे।
और राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में 500 रुपया सिलेंडर देने की गारंटी दिए थे। पहले तो हमारे सरकार में 450 में सिलेंडर देश भर में हम देते थे, 400 में आए थे। इनके लोग कहते थे 300 में सिलेंडर देंगे या 35 रुपया में पेट्रोल देंगे। आज पेट्रोल, डीजल और सबकी महंगाई स्वामीनाथ जी, बढ़ सब पे गई, बात उसकी करते हैं। चर्चा नहीं होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में जिस तरह से मंगलसूत्र मुजरा की बात करने लगे, अरे भाई संकल्प लेके आए हो, क्या किए हो, कितने लोकसभा थोड़ा देर भूल जाइए ना, अभी महाराष्ट्र चुनाव पर फोकस करिए। स्वामीनाथ जी, महाराष्ट्र चुनाव में तमाम बड़े बड़े मुद्दे उठे हुए हैं। चुनाव में यही है, महाराज चुनाव तो हम लोग एक तरफा जीत रहे हैं, महाअघाड़ी मजबूती के साथ, जनता के विश्वास के साथ। ये चुपके चुपके जिस तरह से सरकार का षड्यंत्र करते हैं, आधी रात को सरकार बनाते हैं, फिर गिराते हैं, इनके हाथ में सारा सत्ता हड़पने का गुण है। मध्य प्रदेश में चुनी सरकार, गोवा में चुनी सरकार, सबको खरीद फरोख्त कर सकते हैं। धन बल का प्रयोग अडानी अंबानी के माध्यम से ठीक है, जवाब ले लीजिए। डॉक्टर अविरल मलिक साहब, ये प्रियंका गांधी जी ने आज जो है शिरडी में सीधे चुनौती दी है कि मंच पे आइए और जवाब दीजिए, जाति जनगणना पर क्या रुख है। आप लोग बार बार इस मुद्दे से बच रहे हैं और बार बार कांग्रेस आपको घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी के साथ ये समस्या है कि सामने वालों की जाति पूछने पर आ जाता है। अगर कोई इनका कुछ जाति के संबंध में जानकारी ग्रहण करे तो बुरा लग जाता है। वो इनकी निजी जिम्मेदारी हो सकता है। जी मेरी आवाज आ रही, बोलिए। जी देखिए, जहाँ तक विषय है कांग्रेस पार्टी के लोग जनता को गुमराह करने का, बरगलाने का कार्य करते हैं। और ये अगर बरगलाते रहे इसी प्रकार से तो निश्चित रूप से शीघ्र अतिशीघ्र कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड से कांग्रेस साफ हो गई, हिमाचल नहीं, जाति जनगणना पे क्या रुख है को बता दीजिए ना कांग्रेस को। हेलो, कांग्रेस को बता दीजिए जाति जनगणना पे क्या रुख है बीजेपी का इस समय। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। नहीं देखिए, जहाँ तक विषय है जातिगत जनगणना की, जातिगत जनगणना के भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खिलाफ नहीं है। इस बात को क्लियर कर दिया जाए। नंबर 2, मैं इससे ये भी जानना चाहूंगा, अब ये बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की, तो एक कांग्रेस पार्टी के लोग स्पष्ट करें, ये मुसलमानों की जातियों पे चर्चा क्यों नहीं करते? शाह, डफली, नट, कुरैशी, खान, इनके बारे में कभी बात नहीं होगी, क्योंकि इनका वोट है कि डिवाइड हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों की जातियों की बात नहीं करेंगे। चलिए सोनिया जी बता दीजिए, मुस्लिम ओबीसी कौन है, मुस्लिम जनरल कौन है, मुस्लिम दलित कौन है? नहीं बता पाएंगे आप बता देंगे ब्राह्मण, गुर्जर, राजपूत, क्षत्रिय, शूद्र, एक प्रकार से जो भी आप वर्ण व्यवस्था सब विरोध रहेंगे आप बैठ के। मनुवादी, ये वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। नहीं दबेगी। ब्रेक के बाद राजधर्म में फिर आपका स्वागत है। आज बात करें महाराष्ट्र चुनाव में रोज जो नए नए मुद्दे उठ रहे हैं उस पर वार पलटवार हो रहा है और जनता इस पर क्या सोचती है, पार्टियां इस पर क्या जवाब देती हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, एक बार फिर चलते हैं उनके पास। डॉक्टर अविरल मलिक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, पंडित अवधेश शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के, और विजय दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पंडित अवधेश शुक्ला जी, बीजेपी के प्रवक्ता मलिक साहब ने बहुत सारे मुद्दे उठाए, साथ में ये पूछा है जाति जनगणना पे तो हम राजी हैं,
लेकिन क्या आप सबकी जाति जनगणना की बात करते हैं, किसी खास मतलब केवल हिंदुओं की जातियों की जनगणना की बात करते हैं? वो कहते हैं कि आप हमारी जातियों में दरार डालना चाहते हैं। नवीन जी नमस्कार, देरी से जुड़ने के लिए माफी चाहता हूँ। पहले बीजेपी के प्रवक्ता जो कर रहे हैं झूठी खबर है। मैं ये बताना चाहूँ जाति जनगणना होनी चाहिए। क्यों जाति जनगणना नहीं, वो तो मान कराएंगे इस पे, लेकिन उनका सवाल ये है कि आप लोग जो अलग अलग लोगों के अलग बात क्यों करते हो, ये कह रहे हैं वो। नहीं, एकदम बिल्कुल हम लोग स्पष्ट कर रहे हैं कि हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं। हम लोग ना जाति जनगणना होने से ये स्पष्ट हो जाएगा ना कि हमारे यहाँ कितनी गरीबी रेखा है, क्या है, ये सब सामने आएगी। बीजेपी इसी से तो घबरा रही है, क्योंकि बीजेपी काम तो कर नहीं रही है। और जाति जनगणना से नीतीश कुमार इनके मतलब बिहार के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी तो जाति जनगणना सबसे पहले लाए। तो जाति जनगणना होना चाहिए। उस समय हमारी गठबंधन में सरकार थी जब बिहार में जाति जनगणना हो रहा था। तो ठीक है, ये नवीन जी करना है, मेरा ये करना है कि बीजेपी ना जो असल मुद्दे हैं ना उसको भटकाती है। देश के सामने ना असल मुद्दे नहीं रखते। ये मुद्दा तो प्रियंका जी ने उठाया आज, जो है उन्होंने कहा कि मंच पे आइए और सबके सामने ऐलान करिए। हेलो, आपका नवीन जी आवाज नहीं आ रहा है। शुक्ला जी, ये मुद्दा शिरडी में प्रियंका गांधी जी ने उठाया आज। तो प्रियंका जी ने जो मुद्दा उठाया है, ये तो हर केंद्र में जो सरकार है ना उसको आके जाति जनगणना कराना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। जाति जनगणना होने से हमारे यहाँ का जो ना समुदाय है ना उनको मालूम तो पड़ जाएगा ना, हमारी जिनकी जाति ज्यादा संख्या है ना उनको हिस्सेदारी उतना मिलेगी। ठीक है, तो हमारा नारा है। ठीक है, आते हैं विजय दुबे साहब। जाति जनगणना के मुद्दे पर बार बार बीजेपी बैकफुट चली जाती है और उसको जवाब सूझता नहीं है। एक बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा है जिसपे इसीलिए कांग्रेस बार बार उसको ट्रैप पे लेती है। पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, एक सपोर्ट ग्रुप होता है, और वो सपोर्ट ग्रुप जिस पार्टी का जैसा है वो वैसा मुद्दे उठा करके अपने मतदाता को अपने साथ जोड़े रखना चाहती है, उसे बढ़ाना चाहती है। नंबर एक बात तो है। देखिए, बहुत पहले अगर मैं आरएसएस की बात करूं तो आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने जो है आज से पटना सम्मेलन का एक वर्धा और पटना में उन्होंने बयान दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई जो गरीब या कमजोर तबका है आप उसको आइडेंटिफाई करके इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर है। तो आज विकास की आवश्यकता जो है वो किसको है? तो आरएसएस का जो मत उन्होंने रखा था वो बीजेपी को कहीं ना कहीं एक प्रकार से उलझाता है कि भाई बीजेपी उस राह पर चले, उस एजेंडे को आगे ले जाए। और बीजेपी के एजेंडे में इस प्रकार की जाति जनगणना वाला मुद्दा जब बिहार से उठाया गया इसे और उसको राष्ट्रीय फलक पे इस्तेमाल किया गया। असल में इस पॉइंट पर चूंकि बीजेपी को एक उलझन महसूस होती है, क्योंकि उसका जो अपर कास्ट का वोट बैंक है वो वोट बैंक इसको बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अब भाई बीजेपी को जो सूट करेगा वो बीजेपी उस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएगी। कांग्रेस बार बार फिरती है इस पॉइंट पर, क्योंकि कांग्रेस को वो पॉइंट सूट करता है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो या किसी और स्टेट में हो। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल इस बात का है कि आखिरकार देश को क्या सूट करता है और देश की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है या विकास है, उसको कैसे हम चलाएंगे आगे। तो लोग जवाब इसी पर देंगे। लोग जो है वो महाराष्ट्र के हो या हरियाणा के हो या जम्मू कश्मीर के हो या उत्तर प्रदेश के हो। तो अब जो नया रुख है लोगों का, जो वोटिंग पैटर्न है, जो ज्यादा सेंसिटिव मुद्दे उनके सामने हैं, आज महंगाई वो पाड़े खड़ी हुई है। महंगाई का मुद्दा जो है अब उसको उठाने के लिए क्या बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत है क्या? आज हर चीज महंगी है, आज आपका किचन महंगा हो चुका है, आपकी थाली महंगी हो गई है। तो जब लेकिन आज इस मुद्दे पे जो दबाव बनाना चाहिए, जो सरकारें रूलिंग है उनके ऊपर, उसको छोड़ करके जो है जाति जनगणना और मुद्दे को फंसाने की कोशिश, लेकिन वो देखिए कितने बड़े वोट बैंक को इफेक्ट करेगा। एक और मजेदार बात है कि जो महाराष्ट्र का किसान इतनी आत्महत्याएं करता है, उसके सामने जो समस्याएं हैं, जो नंबर ऑफ ये सुसाइड जो बढ़े हैं, लगातार बढ़े हैं, और अभी जो सरकार है उसने भी इस पॉइंट पर कोई हल नहीं दिया। उसने और चीजें तो कर दी कि भाई लाडली बहना को वो योजना आगे लेके आ गए चुनाव के 4 महीने पहले, लेकिन जो किसानों के देखिए बहुत बड़ा वर्ग जो है वो सोयाबीन और कपास उगाता है महाराष्ट्र में, लेकिन उसको जो है
आज जो मैं आमतौर पे जो चर्चाएं वहां पे देख रहा हूँ, उसमें वो कहता है कि साहब हमारा तो जितना खर्चा है उसके बराबर में हमको जो है इसका मूल्य नहीं मिलता है, तो हम सोयाबीन उगाएंगे तो उसका क्या करेंगे। और वो जो ऑयल सीड है या कपास की बात है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ का एक इंडस्ट्री का आवश्यकता है, तो वो बहुत बड़ा एरिया जो महाराष्ट्र का इसको उगाता है, उसको एक प्राइस चाहिए। देखिए, जाति जनगणना पे आप पार्टी को जवाब देने के लिए चैलेंज दे सकते हैं, लेकिन जो मूल मुद्दे जिसके ऊपर की अल्टीमेटली डिसीजन होना है, उनको आप कैसे छोड़ के पीछे। ठीक है शुक्ला जी, धारावी का मुद्दा बार बार आप लोग उठा रहे हैं, अडानी जी का नाम ले लेके, राहुल गांधी जी भी आप लोग, तो धारावी के मुद्दे में ऐसा क्या है? वहाँ विकास होना है, डेवलपमेंट होना है, वहाँ के जो स्लम है उसको हटाना है, उनको अच्छे मकान देने, इसमें भ्रष्टाचार कहाँ पर है? बिल्कुल मतलब सही, धारावी का मतलब रीडेवलप होना चाहिए, लेकिन रीडेवलप करने के लिए क्या अडानी को ही देना जरूरी है क्या? अडानी के चलते महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई, और अडानी को किस हिसाब से टेंडर दिया गया है उसे जांच के दायरे में होना चाहिए। और उनके साथ में कौन ऐसी कंपनियां हैं जिनको ओपन नहीं करने हैं, क्योंकि टेंडर जो दिया गया है सब कुछ तो ओपन है, सब कुछ वेबसाइट में है। धारावी का मुद्दा जो है ऐसे उसमें क्या छिपाने वाली बात है? विदेशी कंपनी इनके साथ में जो मतलब फंड लगा रही है, वो कौन सी कंपनी है उसका नाम नहीं दे रहे, क्योंकि इनके पास ना मतलब भ्रष्टाचार इसी में तो है। कितना हजार करोड़ की जमीन है, 1000 एकड़। हाँ, तो अडानी को ही देना क्या जरूरी है क्या? ठीक है, ठीक, जवाब दीजिए मलिक साहब, अडानी को क्यों दे रहे हैं आप लोग? धारावी का जो डेवलपमेंट है, नवीन जी, टेंडर होना चाहिए। जवाब दीजिए शुक्ला जी, टेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का केवल कार्य करते हैं, इनके पास कोई तथ्य कोई आधार नहीं होता। नंबर 1, नंबर 2, मैं इनसे जानना चाहूंगा अडानी के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्यों किया? अडानी के साथ तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार ने एमओयू साइन करने का काम किया। आखिर क्यों किया? जब पत्रकारों ने सवाल पूछा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब से, तो चिदम्बरम जी ने अपने माइक को हटाकर सुप्रिया सुले जी की तरफ क्यों कर दिया, और सुप्रिया सुले जी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन ये इन विषयों पर जवाब नहीं देंगे, और इनके कालखंड में, इनके कार्यकाल के दौरान गरीबी बढ़ती रही, महंगाई बढ़ती रही, अपराध बढ़ते रहे, जिस प्रकार से क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स का होता रहा, वो सबने देखा। लेकिन फिर एक ही केवल इनका उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर झूठे आरोप लगाए जाए। ठीक है, इसका उत्तर देना चाहिए। ठीक है। स्वामीनाथ जी, वो कह रहे हैं आप भी तो अडानी जी के साथ बिजनेस करते हैं, फिर आरोप क्यों लगाते हैं? आखिरकार बिजनेसमैन है, बिजनेस तो करेंगे ही। बिजनेस करिए, लेकिन देश का पैसा, यानी उनके एक पर न्यौछावर जो धारावी का हजारों करोड़ का संपत्ति कौड़ियों के भाव में, झारखंड में 1 रुपया गज जमीन दे दिया गया आडवाणी को, छत्तीसगढ़ के जंगल काट के दे दिए जा रहे हैं आडवाणी को। और एक ही देश का एक ही थोड़ी ना उद्योगपति है, अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान। इस तरह का चल रहा है, जिस तरह से देश के संविधान लोकतंत्र को धोखा देकर एक तरह का, इन लोग से मुद्दों की बात तो अभी नहीं, हमारे अरवियल मलिक साहब अभी बोल रहे हैं। आप बताइए, जब देश का प्रधानमंत्री चुनाव में जाते हैं तो काटोगे बांटोगे, एक होगे सेफ होगे, वो देश के असल मुद्दों से, जैसे हमारे द्विवेदी जी बताए कि महंगाई का जरूरत है, लहसुन काजू के भाव बिक रहा है, दाल का भाव, तेल का भाव, नमक का भाव, सब्जी का भाव और बटर का भाव, दूध का भाव, अरे ये सब महंगाई के चरम सीमा पे पहुंच गया है। तो ये मिलियन ट्रिलियन गिनाते हैं। तो जिस तरह से जाति जनगणना का इसलिए आवश्यकता है, राहुल गांधी जी डे 1 से कह रहे हैं कि वो जाति, सब जाति के लिए कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं कि मुस्लिम का जाति जनगणना नहीं होना चाहिए और हिंदू का नहीं होना चाहिए। आप सरकार में हो, सत्ता में, इजाजत दो, कराओ, सबका जाति जनगणना होना चाहिए। ठीक है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कोई मुद्दा नहीं, ये बांटोगे, काटोगे, मांगोगे नौकरी तो पीटे जाओगे, तो ये सरकार बांटने काटने की बात करती है। ये सरकार एक और सेफ अभी तक एक नहीं है, इनके में ही बटे। अशोक चौहान कुछ और बोलते हैं, पटेल जी कुछ और बोलते हैं, मुंडे भी विरोध कर रहे हैं, और वो कुछ और बोलते हैं। आ रहा हूं उस पे, स्वामीनाथ जी, आ रहा हूं उस पे, को बांटने आपकी बात पे आ रहा हूं। विजय दुबे साहब, ये धारावी का मुद्दा अचानक राहुल गांधी जी ने बड़ा कर दिया है। धारावी का रीडेवलपमेंट होना है और बाकायदे बिड पड़ी थी और वहां पर अडानी ने उसको बिड को जीता है, उनको काम मिला है।
अब इसमें बिना किसी सबूत के जो है आरोप लगाना, ये कितना बड़ा मुद्दा बना पाएंगे इसको? है। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि जो धारावी की जो विधानसभा सीट है वो बहुत लंबे समय से कांग्रेस के पास है और कांग्रेस ने लंबे समय उसको उसका इलेक्शन हब भी कह सकते हैं आप उसको, कि उसका वो वोट बैंक जो है वो कहीं खिसक न जाए, इसलिए कांग्रेस को तो वो मुद्दा लेके चलना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो ये रीडेवलपमेंट की बात है ये वहां की रिक्वायरमेंट है, रीडेवलपमेंट में ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब रीडेवलपमेंट करने में अगर किसी कंपनी ने अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है या उसको टेंडर हुआ है, उसने टेंडर विन किया है वहां पे, तो वो डेवलपमेंट करेगा ना। और राज्य सरकार जो है वो वहां इस मुद्दे पर काम कर रही है, जिस प्रकार से कि मैंने सिंधे जी का बयान भी सुना इसके ऊपर, तो उनका कहना है कि भाई हम डेवलपमेंट जो सरकार होगी वो अपने हिसाब से करेगी, लेकिन जो विरोध है वो कांग्रेस और इवन मैं समझता हूँ कि इनकी ओर से भी है, आपके पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के अशोक चव्हाण जी। जी अशोक चव्हाण जी, आप असल में है क्या, देखिए सबके अपने रिजर्वेशंस हैं, सबके अपने इंटरेस्ट हैं और वो उस तरीके से उस मुद्दे को उसी हिसाब से मुद्दे उठाते हैं। एक मजेदार बात यह है कि वो कांग्रेस का बहुत पुराना वोट बैंक है, अभी भी वहां से कांग्रेस की विधायक हैं जो वहां से जीती हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब इस वक्त में उसी परिवार की बड़ी बहन ने छोड़ा उस सीट से, तो छोटी बहन को कांग्रेस ने वर्षा की बात कर रहे हैं, वर्षा गायकवाड़। जी जी हाँ, गायकवाड़ की बात कर रहा हूँ। तो अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस भी तो अपना भाई धारावी से बात नहीं करेगी तो उस मुद्दे को छोड़ देगी बीजेपी को या सिंधे गुट के लिए कि भाई वो उस सीट को जो है कोई और अक्वायर कर ले, तो ये मुद्दा तो कांग्रेस को उठाना ही था। दूसरी बात है जो रीडेवलपमेंट वाला मामला है, क्योंकि बहुत बड़ा स्लम है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है, इंडस्ट्रीज भी है वहां पे, रिहेबिलिटेशन की भी समस्याएं हैं, तो इन सब चीज को कैसे सरकार को टैकल करना होगा। अगर टेंडर है अडानी के पास में तो कोई तो एक रूल्स रेगुलेशन तो एसओपी उसमें कहा ही जा रहा है कि बहुत बड़ी आबादी वहां से शिफ्ट करनी पड़ेगी। शिफ्ट करने का बड़ी मतलब कि सबको वो रिहायशी मकान नहीं मिलेंगे जितने सारे लोग वहां पर, जितनी बड़ी आबादी रहती है। ये असल में सबसे बड़ा संकट है वहां का, और जो लोग उनके सर्वे में आए हैं जिसका रिकॉर्ड उनको मिला है वो उन्हीं को मकान देंगे उस जगह पे। ये असल में एक समस्या वहां पे आ रही है। अब ये धारावी के लोग तय करेंगे कि उनका विधायक कौन होगा और उनके मुद्दे को कौन बेहतर ढंग से डील करेगा। ठीक है, तो अलग अलग पार्टियों के अलग अलग मुद्दे, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दो बड़े मुद्दे उठाए थे जिस पर हम लोगों ने चर्चा की, और इस पर भी लगातार राजनीति हो रही है। अगले 4 दिन में क्या कुछ निकल के आता है देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के विभिन्न कार्यों से महाकुंभ में आने वाले पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट निस्तारण और पॉलीथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,45,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चलें महाकुंभ।
कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एनबी न्यूज पर भारत को है नाज। नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। महाराष्ट्र के चुनाव में अब केवल 4 दिन बचे हैं और आखिरी दौर में जुबानी जंग बेहद तेज हो गई है। वादों और संकल्पों की बौछार के बाद अब धर्म और जाति के मुद्दों का जोर है। इस बीच वायनाड का उपचुनाव पूरा करके लौटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जाति जनगणना पर पीएम मोदी को सीधे चुनौती दे डाली है। प्रियंका ने कहा कि मोदी खुद मंच पर वादा करें कि वे जाति जनगणना कराएंगे, यानी कहीं न कहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरे रखना चाहती है, जिस पर बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है। राहुल गांधी लगातार धारावी की जमीन गौतम अडानी को सौंपने का मुद्दा उठा रहे हैं, जिसको लेकर लोग भी अब सोचने लगे हैं। इस बीच शरद पवार ने महाराष्ट्र की जनता को पत्र लिखकर गद्दारों को हराने की भावुक अपील की है। महायुति की बात करें तो सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर एनडीए में दरार दिखाई दे रही है। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस आमने सामने आ गए हैं। शिंदे गुट भी इससे खुद को दूरी बनाकर चल रहा है। बीजेपी के नेता पंकजा मुंडे और अशोक चव्हाण ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। अब बड़ा सवाल यह है, महाराष्ट्र में आखिर वोट जिहाद, लव जिहाद जैसे मुद्दों पर चुनाव होगा या जनता किसी ठोस वादे पर सरकार चुनेगी? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। इससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत नहीं है। धन दौलत के मामले में तो कोई पूछना ही नहीं है। 2014 में हम लोग 11वें स्थान पर थे सारी दुनिया में। सारे दुनिया में उसे इकोनॉमी की साइज कहते हैं, उसको बोलचाल की भाषा में मैं धन दौलत कह रहा हूं। धन दौलत के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में हमारा यह भारत दुनिया के देशों में 2014 के पहले 11वें स्थान पर खड़ा था। और आप सबको जानकर यह खुशी होगी कि इस समय हमारा भारत 8-9 वर्षों में ही मंत्री और बीजेपी के लोग बंद कमरों में छुपकर इस संविधान की हत्या करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब महाराष्ट्र की जनता से उनकी सरकार चोरी की गई, जिस मीटिंग में अदानी जी बैठे थे, अमित शाह जी बैठे थे, जो सरकार चोरी करने की मीटिंग थी, जिस मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि एमएलएस को खरीदा जाएगा, करोड़ों रुपए के लिए खरीदा जाएगा, क्या जब अमित शाह जी और बीजेपी के लोगों ने यह मीटिंग की, जब उन्होंने आपकी सरकार खरीद कर आपसे चोरी की, क्या वो संविधान की रक्षा कर रहे थे? इसमें कहां लिखा है कि करोड़ों रुपए देकर महाराष्ट्र की जनता की सरकार को चोरी किया जाए? कहां लिखा है? मुझे दिखा दो। संविधान में कहां लिखा है कि सरकार को? जिस तरह से आप चुनौती देते रहते हैं, मैं चुनौती देती हूं मोदी जी को, अमित शाह जी को,
मैं चुनौती देती हूं कि मंच पे खड़े होकर कह दें कि वो जाति जनगणना करवाएंगे। मंच पर खड़े होकर कह दें कि आरक्षण का जो 50% की जो सीमा है उसको हटा देंगे। वो मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि मेरे भाई आरक्षण के खिलाफ हैं। वो व्यक्ति जो मणिपुर से मुंबई तक जिसने यात्रा की, न्याय यात्रा की, न्याय मांगने के लिए, उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वो आरक्षण के खिलाफ है। झूठ बोलते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस लगातार हमले कर रही है। प्रियंका गांधी चुनौती दे रही हैं, कह रही जाति जनगणना पर मोदी जी वादा क्यों नहीं करते। राहुल गांधी बार बार धारावी की जमीन का मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल कहते हैं कि कहीं न कहीं बड़ी डील हुई है, किसी बड़े उद्योगपति को धारावी की सारी जमीन दी जा रही है, उसके पैसों के दम पर उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई थी और जो जनता का जो मत है उसको लूटा गया था, चोरी की गई थी। शरद पवार भावुक अपील कर रहे हैं, जनता को पत्र लिख रहे हैं, कहते हैं कि जो है महायुति सरकार जो महाराष्ट्र के गद्दारों को जो लेके गई है और उनको इस बार सत्ता में नहीं आने देना है, उनको गद्दारों को दूर रखना है। राज्य की जनता से वो कह रहे हैं, राज्य के स्वाभिमान को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं, जाति धर्म की विभाजनकारी राजनीति से दूर करने की गुहार लगा रहे हैं। कहते हैं बीजेपी के जो पूर्व राज्यपाल थे वो छत्रपति शिवाजी, डॉक्टर अम्बेडकर और सावित्रीबाई फुले पर गलत कमेंट करते थे। ये इनकी मानसिकता है। इस बीच बीजेपी में बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। अजीत पवार महायुति के में शामिल हैं और उसका विरोध खुलेआम कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के नेता भी लगातार कहते हैं ये नारा यहाँ नहीं चलेगा। बीजेपी के नेता पंकजा मुंडे कहती हैं कि हम नहीं मानते इस नारे को। अशोक चव्हाण जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस के जमाने में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी कहते हैं यहाँ नारा नहीं चलेगा। इस बीच यूपी से बड़ी खबर आई जहां केशव मौर्य ने भी कह दिया कि हम केवल प्रधानमंत्री के नारे को मानते हैं जो और योगी जी का नारा अपना है। यानी कहीं ना कहीं योगी जी को लेकर एक बीजेपी में एक कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। ये तमाम नेता वैसे केशव मौर्य जी पहले भी कई बार योगी जी को लेकर कह चुके हैं सरकार से बड़ा संविधान होता है। इन तमाम मुद्दों का महाराष्ट्र के चुनाव में क्या असर पड़ेगा, ये बड़ी बात होगी। अभी देखना है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास चलेंगे और रोज नए नए मुद्दे जो निकल के आ रहे हैं चुनाव के आखिर दौर में। लव जिहाद का मुद्दा आ रहा है, कहीं ना कहीं वोट जिहाद का मुद्दा आ रहा है। उन पर क्या है, क्या जनता कैसे सरकार चुनेगी। हमारे साथ बीजेपी के नेता डॉक्टर अविरल मलिक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। पंडित अवधेश शुक्ला जी हैं प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के, बहुत बहुत स्वागत है। और विजय दुबे साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले स्वामीनाथ जायसवाल जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह प्रियंका गांधी जी आज पहुंची, मुंबई चुनाव में शिरडी पहुंची थी और उन्होंने जाति जनगणना पर मोदी जी को सीधे चुनौती दे दी है कि जाति जनगणना का वादा करके दिखाएं, तो मंच पर चुनौती देने का क्या मतलब है? ये देखिए, चुनौती तो मंचे पर चल रहा है ना नंद जी, चुनौती तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से कहते हैं हम पिछड़ा वर्ग का नेता है, हम पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं, लेकिन दिखता तो है नहीं। ये तो अगड़े की तरफ भागते हैं। ये तो बड़े पूंजीपतियों जैसे धारावी का पूरा जमीनें दे दी अपने साथी को, तो भागते उधर है। बटोगे तो कटोगे, एक हो सेफ हो, बटोगे तो पीटोगे, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे, बटोगे तो कटोगे। इन्हीं के लोग बट गए। अजीत पवार जी कुछ और बोल रहे हैं, अशोक चौहान जी कुछ और बोल रहे हैं, मलिन देवड़ा और कुछ और, इनके इत्तेफाक नहीं रखते हैं बटने कटने पर। न एक हो सेफ हो, ये सब हो, इनकी गारंटी को लोग नहीं मान रहे हैं कि इस तरह की बात जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, योगी जी, देश को बांटने काटने का षड्यंत्र यही लोग करते हैं। यही लोग फिर जब चुनावी मुद्दा होता है तो उसमें सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा, चाहे अपने किए गए कामों को एक गिनाते नहीं कि महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, जिस तरह से आप सरकार कब्जा, हाँ धारावी में हजारों करोड़ का आप संपत्ति दे दिए, अपने मित्र को जमीन दिलवा दिए,
इसमें तो एक सेफ तो जरूर हो करने चाह रहे हैं कि एक हो तो सेफ हो, तो ये सेफ करना चाह रहे हैं अडानी जी को। तो हमारे नेता प्रियंका गांधी जी ने ललकारा है हिम्मत तो आप ये करा लो जाति जनगणना। जाति जनगणना कराने से जिसकी हिस्सेदारी भागीदारी की पता चल जाएगी। आप जिस तरह से नारा देते हैं, आप इतने काम किए 11 साल में कि 154 लाख करोड़ देश पे खर्च हो गया। आप इतने अच्छा काम किए कि जहां गए उद्घाटन करने वहीं की सड़क धंस गई, वहीं का पुल धंस गया, इतना पुल धंसा के रिकॉर्ड तोड़ हो गया, इतना रेलवे एक्सीडेंट आपके राज्य में हुआ, आपके सरकार में हुआ, 35 लाख नौकरियां वैकेंसी रेलवे में खाली, रेलवे दुर्घटना, रेलवे का दुर्दशा, चाहे जो भी आप जहां हाथ रख के वहीं समाप्त हो गया। आप कहते हो हमारा विश्व से रिश्ता अच्छा है, स्किल डेवलपमेंट और स्मार्ट सिटी की गारंटी दिए थे, और राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में 500 रुपया सिलेंडर देने की गारंटी दिए थे। पहले तो हमारे सरकार में 450 में सिलेंडर देश भर में हम देते थे, 400 में आए थे। इनके लोग कहते थे 300 में सिलेंडर देंगे या 35 रुपया में पेट्रोल देंगे। आज पेट्रोल, डीजल और सबकी महंगाई की चर्चा नहीं होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में जिस तरह से मंगलसूत्र मुजरा की बात करने लगे, अरे भाई संकल्प लेके आए हो, क्या किए हो, कितने लोकसभा थोड़ा देर भूल जाइए ना, महाराष्ट्र चुनाव पर फोकस करिए। स्वामीनाथ जी, महाराष्ट्र चुनाव में तमाम बड़े बड़े मुद्दे उठे हुए हैं। चुनाव में यही है, महाराष्ट्र चुनाव तो हम लोग एक तरफा जीत रहे हैं, महाअघाड़ी मजबूती के साथ, जनता के विश्वास के साथ, चुपके जिस तरह से सरकार का षड्यंत्र करते हैं, आधी रात को सरकार बनाते हैं, फिर गिराते हैं, इनके हाथ में सारा सत्ता हड़पने का गुण है। मध्य प्रदेश में चुनी सरकार, गोवा में चुनी सरकार, सबको खरीद फरोख्त कर सकते हैं। धन बल का प्रयोग अडानी अंबानी के माध्यम से। ठीक है, जवाब ले लीजिए डॉक्टर अविरल मलिक साहब। ये प्रियंका गांधी जी ने आज जो है शिरडी में सीधे चुनौती दी है कि मंच पे आइए और जवाब दीजिए जाति जनगणना पर क्या रुख है। आप लोग बार बार इस मुद्दे से बच रहे हैं और बार बार कांग्रेस आपको घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी के साथ ये समस्या है कि सामने वालों की जाति पूछने पर आ जाते हैं। अगर कोई इनका कुछ जाति के संबंध में जानकारी ग्रहण करे तो बुरा लग जाता है। वो इनकी निजी जिम्मेदारी हो सकता है। जी मेरी आवाज आरी बोलिए। जी देखिए, जहाँ तक विषय है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के लोग जनता को गुमराह करने का, बरगलाने का कार्य करते हैं। और ये अगर बरगलाते रहे इसी प्रकार से तो निश्चित रूप से शीघ्र कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड से कांग्रेस साफ हो गई, हिमाचल प्रदेश जाति जनगणना पे क्या रुख है को बता दीजिए ना कांग्रेस को। साफ हो गई। हेलो, कांग्रेस को बता दीजिए जाति जनगणना पे क्या रुख है बीजेपी का। इस समय आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। नहीं देखिए, जहाँ तक विषय जातिगत जनगणना की, जातिगत जनगणना के भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खिलाफ नहीं है, इस बात को क्लियर करिए। नंबर 2, मैं इनसे ये भी जानना चाहूंगा, अब ये बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की, तो एक कांग्रेस पार्टी के लोग स्पष्ट करें, ये मुसलमानों की जातियों पे चर्चा क्यों नहीं करते? शाह, डफली, नट, कुरैशी, खान, इनके बारे में कभी बात नहीं होती, क्योंकि इनका वोट है कि डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए मुसलमानों की जातियों की बात नहीं करती। चलिए सामने से बता दीजिए, मुस्लिम ओबीसी कौन है, मुस्लिम जनरल कौन है, मुस्लिम दलित कौन है? नहीं बता पाएंगे आप बता देंगे ब्राह्मण, गुर्जर, राजपूत, क्षत्रिय, शूद्र, एक प्रकार से जो भी आप वर्ण व्यवस्था सब लिखते रहेंगे आप बैठ के। मनुवादी ये वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें।
ब्रेक के बाद राजधर्म में फिर आपका स्वागत है। आज बात करें महाराष्ट्र चुनाव में रोज जो नए नए मुद्दे उठ रहे हैं उस पर वार पलटवार हो रहा है और जनता इस पर क्या सोचती है, पार्टियां इस पर क्या जवाब देती हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, एक बार फिर चलते हैं उनके पास। डॉक्टर अविरल मलिक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, पंडित अवधेश शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के, और विजय दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पंडित अवधेश शुक्ला जी, बीजेपी के प्रवक्ता मलिक साहब ने बहुत सारे मुद्दे उठाए, साथ में ये पूछा है जाति जनगणना पे तो हम राजी हैं, लेकिन क्या आप सबकी जाति जनगणना की बात करते हैं, किसी खास मतलब केवल हिंदुओं की जातियों की जनगणना की बात करते हैं? वो कहते हैं कि आप हमारी जातियों में दरार डालना चाहते हैं। नवीन जी नमस्कार, देरी से जुड़ने के लिए माफी चाहता हूँ। पहले बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं झूठी खबर है। मैं ये बताना चाहूँ जाति जनगणना होनी चाहिए। क्यों जाति जनगणना? नहीं, वो तो मान्य कराएंगे इस पे, लेकिन उनका सवाल ये है कि आप लोग जो अलग अलग लोगों के अलग बात क्यों करते हो, ये कह रहे हैं वो। नहीं, एकदम बिल्कुल हम लोग स्पष्ट कर रहे हैं कि हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं। हम लोग ना जाति जनगणना होने से ये स्पष्ट हो जाएगा ना कि हमारे यहाँ कितनी गरीबी रेखा है, क्या है, ये सब सामने आएगी। बीजेपी इसी से तो घबरा रही है, क्योंकि बीजेपी काम तो कर नहीं रही है। और जाति जनगणना से नीतीश कुमार, इनके मतलब बिहार के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी तो जाति जनगणना सबसे पहले लाए। तो जाति जनगणना होना चाहिए। उस समय हमारी गठबंधन में सरकार थी जब बिहार में जाति जनगणना हो रहा था। तो ठीक है, ये नवीन जी कहना है, मेरा ये कहना है कि बीजेपी ना जो असल मुद्दे हैं ना उसको भटकाती है, देश के सामने ना असल मुद्दे नहीं रखते। ये मुद्दा तो प्रियंका जी ने उठाया आज, जो है उन्होंने कहा कि मंच पे आइए और सबके सामने ऐलान करिए। हेलो, आपका नवीन जी आवाज नहीं आ रहा है। शुक्ला जी, ये मुद्दा शिरडी में प्रियंका गांधी जी ने उठाया आज। तो प्रियंका जी ने जो मुद्दा उठाया है, तो हर केंद्र में जो सरकार है ना उसको आगे आके जाति जनगणना कराना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। जाति जनगणना होने से हमारे यहाँ का जो ना समुदाय है ना उनको मालूम तो पड़ जाएगा ना, हमारी जिनकी ज्यादा संख्या है ना उनको हिस्सेदारी उतना मिलेगी। ठीक है, तो हमारा नारा है। ठीक है, आते हैं विजय दुबे साहब। जाति जनगणना के मुद्दे पर बार बार बीजेपी बैकफुट चली जाती है और उसको जवाब सूझता नहीं है। एक बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा है जिसपे इसीलिए कांग्रेस बार बार उसको ट्रैप पे लेती है। पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, एक सपोर्ट ग्रुप होता है, और वो सपोर्ट ग्रुप जिस पार्टी का जैसा है वो वैसा मुद्दे उठा करके अपने मतदाता को अपने साथ जोड़े रखना चाहती है, उसे बढ़ाना चाहती है। नंबर एक बात तो है। देखिए, बहुत पहले अगर मैं आरएसएस की बात करूं तो आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने जो है आज से पटना सम्मेलन का एक वर्धा और पटना में उन्होंने बयान दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई जो गरीब या कमजोर तबका है आप उसको आइडेंटिफाई करिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर है। तो आज विकास की आवश्यकता जो है वो किसको है? तो आरएसएस का जो मत उन्होंने रखा था वो बीजेपी को कहीं ना कहीं एक प्रकार से उलझाता है कि भाई बीजेपी उस राह पर चले, उस एजेंडे को आगे ले जाए। और बीजेपी के एजेंडे में इस प्रकार की जाति जनगणना वाला मुद्दा जब बिहार से उठाया गया इसे और उसको राष्ट्रीय फलक पे इस्तेमाल किया गया। असल में इस पॉइंट पर चूंकि बीजेपी को एक उलझन महसूस होती है, क्योंकि उसका जो अपर कास्ट का वोट बैंक है वो वोट बैंक इसको बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अब भाई बीजेपी को जो सूट करेगा वो बीजेपी उस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएगी। कांग्रेस बार बार फिरती है इस पॉइंट पर, क्योंकि कांग्रेस को वो पॉइंट सूट करता है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो या किसी और स्टेट में हो। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल इस बात का है कि आखिरकार देश को क्या सूट करता है और देश की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है या विकास है, उसको कैसे हम चलाएंगे आगे। तो लोग जवाब इसी पर देंगे। लोग जो है वो महाराष्ट्र के हो या हरियाणा के हो या जम्मू कश्मीर के हो या उत्तर प्रदेश के हो। तो अब जो नया रुख है लोगों का, जो वोटिंग पैटर्न है, जो ज्यादा सेंसिटिव मुद्दे उनके सामने हैं, आज महंगाई वो पाड़े खड़ी हुई है। महंगाई का मुद्दा जो है अब उसको उठाने के लिए क्या बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत है क्या? आज हर चीज महंगी है, आज आपका किचन महंगा हो चुका है, आपकी थाली महंगी हो गई है। तो जब लेकिन आज इस मुद्दे पे जो दबाव बनाना चाहिए, जो सरकारें रूलिंग है उनके ऊपर, उसको छोड़ करके जो है जाति जनगणना और मुद्दे को फंसाने की कोशिश, लेकिन वो देखिए कितने बड़े वोट बैंक को इफेक्ट करेगा। एक और मजेदार बात है कि जो
महाराष्ट्र का किसान इतनी आत्महत्याएं करता है, उसके सामने जो समस्याएं हैं, जो नंबर ऑफ ये सुसाइड जो बढ़े हैं, लगातार बढ़े हैं, और अभी जो सरकार है उसने भी इस पॉइंट पर कोई हल नहीं दिया। उसने और चीजें तो कर दी कि भाई लाडली बहना को वो योजना आगे लेके आ गए चुनाव के 4 महीने पहले, लेकिन जो किसानों के देखिए बहुत बड़ा वर्ग जो है वो सोयाबीन और कपास उगाता है महाराष्ट्र में, लेकिन उसको जो है आज जो मैं आमतौर पे जो चर्चाएं वहां पे देख रहा हूँ उसमें वो कहता है कि साहब हमारा तो जितना खर्चा है उसके बराबर में हमको जो है इसका मूल्य ही नहीं मिलता है, तो हम सोयाबीन उगाएंगे तो उसका क्या करेंगे। और वो जो ऑयल सीड है या कपास की बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ का एक इंडस्ट्री का आवश्यकता है, तो वो बहुत बड़ा एरिया जो महाराष्ट्र का इसको उगाता है उसको एक प्राइस चाहिए। देखिए जाति जनगणना पे आप पार्टी को जवाब देने के लिए चैलेंज दे सकते हैं, लेकिन जो मूल मुद्दे जिसके ऊपर की अल्टीमेटली डिसीजन होना है उनको आप कैसे छोड़ के पीछे। ठीक है शुक्ला जी, धारावी का मुद्दा बार बार आप लोग उठा रहे हैं, अडानी जी का नाम ले लेके, राहुल गांधी जी भी आप लोग, तो धारावी के मुद्दे में ऐसा क्या है? वहां विकास होना है, डेवलपमेंट होना है, वहां के जो स्लम है उसको हटाना है, उनको अच्छे मकान देने, इसमें भ्रष्टाचार कहां पर है? बिल्कुल मतलब सही, धारावी का मतलब रीडेवलप होना चाहिए, लेकिन रीडेवलप करने के लिए क्या अडानी को ही देना जरूरी है क्या? अडानी के चलते महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई और अडानी को किस हिसाब से टेंडर दिया गया है उसे जांच के दायरे में होना चाहिए। और उनके साथ में कौन ऐसी कंपनियां हैं जिनको ओपन नहीं करने हैं, क्योंकि टेंडर जो दिया गया है सब कुछ तो ओपन है, सब कुछ वेबसाइट में है। धारावी का मुद्दा जो है ऐसे उसमें क्या छुपाने वाली बात है? विदेशी कंपनी इनके साथ में जो मतलब फंड लगा रही है वो कौन सी कंपनी है उसका नाम नहीं दे रहे, क्योंकि इनके पास ना मतलब भ्रष्टाचार इसी में तो है। कितना हजार करोड़ की जमीन है, 1000 एकड़। हाँ, तो अडानी को ही देना क्या जरूरी है क्या? ठीक है, ठीक, जवाब दीजिए मलिक साहब, अडानी को क्यों दे रहे हैं आप लोग? धारावी का जो डेवलपमेंट है, देखिए नवीन जी, टेंडर होना चाहिए। जवाब दीजिए शुक्ला जी, टेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का केवल कार्य करते हैं, इनके पास कोई तथ्य कोई आधार नहीं होता। नंबर 1, नंबर 2, मैं इनसे जानना चाहूंगा अडानी के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्यों किया? अडानी के साथ तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार ने एमओयू साइन करने का काम किया। आखिर क्यों किया? जब पत्रकारों ने सवाल पूछा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब से, तो चिदम्बरम जी ने अपने माइक को हटाकर सुप्रिया सुले जी की तरफ क्यों कर दिया, और सुप्रिया सुले जी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन ये इन विषयों पर जवाब नहीं देंगे, और इनके कालखंड में, इनके कार्यकाल के दौरान गरीबी बढ़ती रही, महंगाई बढ़ती रही, अपराध बढ़ते रहे, जिस प्रकार से क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स का होता रहा वो सबने देखा। लेकिन फिर एक ही केवल इनका उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर झूठे आरोप लगाए जाए। ठीक है, इसका उत्तर देना चाहिए। ठीक है स्वामीनाथ जी, वो कह रहे हैं आप भी तो अडानी जी के साथ बिजनेस करते हैं, फिर आरोप क्यों लगाते हैं? आखिरकार बिजनेसमैन है, बिजनेस तो करेंगे ही। बिजनेस करिए, लेकिन देश का पैसा यानी उनके एक पर न्यौछावर जो धारावी का हजारों करोड़ का संपत्ति कौड़ियों के भाव में, झारखंड में 1 रुपया गज जमीन दे दिया गया आडवाणी को, छत्तीसगढ़ के जंगल काट के दे दिए जा रहे हैं आडवाणी को। और एक ही देश का एक ही थोड़ी ना उद्योगपति है, अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान। इस तरह का चल रहा है, जिस तरह से देश के संविधान लोकतंत्र को धोखा देकर एक तरह का, इन लोग से मुद्दों की बात तो अभी नहीं, हमारे अरवियल मलिक साहब अभी बोल रहे हैं। आप बताइए, जब देश का प्रधानमंत्री चुनाव में जाते हैं तो काटोगे बांटोगे, एक होगे सेफ होगे, वो देश के असल मुद्दों से, जैसे हमारे द्विवेदी जी बताए कि महंगाई का जरूरत है, लहसुन काजू के भाव बिक रहा है, दाल का भाव, तेल का भाव, नमक का भाव, सब्जी का भाव और बटर का भाव, दूध का भाव, अरे ये सब महंगाई के चरम सीमा पे पहुंच गया है। तो ये मिलियन ट्रिलियन गिनाते हैं। तो जिस तरह से जाति जनगणना का इसलिए आवश्यकता है, राहुल गांधी जी डे 1 से कह रहे हैं कि वो जाति, सब जाति के लिए कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं कि मुस्लिम का जाति जनगणना नहीं होना चाहिए और हिंदू का नहीं होना चाहिए। आप सरकार में हो, सत्ता में, इजाजत दो, कराओ, सबका जाति जनगणना होना चाहिए। ठीक है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कोई मुद्दा नहीं, ये बांटोगे काटोगे, मांगोगे नौकरी तो पीटे जाओगे,
तो ये सरकार बांटने काटने की बात करती है। ये सरकार एक और सेप अभी तक एक नहीं है, इनके में ही बटे। अशोक चौहान कुछ और बोलते हैं, पटेल जी कुछ और बोलते हैं, मुंडे भी विरोध कर रहे हैं, और वो कुछ और बोलते हैं। आ रहा हूं उस पे, आ रहा हूं मैं स्वामीनाथ जी, आ रहा हूं उस पे, को बांटने आपकी बात पे आ रहा हूं। विजय दुबे साहब, ये धारावी का मुद्दा अचानक राहुल गांधी जी ने बड़ा कर दिया है। धारावी का रीडेवलपमेंट होना है और बाकायदे बिड पड़ी थी और वहां पर अडानी ने उसको बिड को जीता है, उनको काम मिला है। अब उसमें बिना किसी सबूत के जो है आरोप लगाना, ये कितना बड़ा मुद्दा बना पाएंगे इसको? और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि जो धारावी की जो विधानसभा सीट है वो बहुत लंबे समय से कांग्रेस के पास है, और कांग्रेस ने लंबे समय उसको उसका इलेक्शन हब भी कह सकते हैं आप उसको, कि उसका वो वोट बैंक जो है वो कहीं खिसक न जाए, इसलिए कांग्रेस को तो वो मुद्दा लेके चलना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो ये रीडेवलपमेंट की बात है, ये वहां की रिक्वायरमेंट है। रीडेवलपमेंट में ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब रीडेवलपमेंट करने में अगर किसी कंपनी ने अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है या उसको टेंडर हुआ है, उसने टेंडर विन किया है वहां पे, तो वो डेवलपमेंट करेगा ना। और राज्य सरकार जो है वो वहां इस मुद्दे पर काम कर रही है, जिस प्रकार से कि मैंने सिंधे जी का बयान भी सुना इसके ऊपर। तो उनका कहना है कि भाई हम डेवलपमेंट जो सरकार होगी वो अपने हिसाब से करेगी, लेकिन जो विरोध है वो कांग्रेस और इवन मैं समझता हूँ कि इनकी ओर से भी है, आपके पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के अशोक चव्हाण जी। जी, अशोक चव्हाण जी। आप असल में है क्या, देखिए सबके अपने रिजर्वेशन हैं, सबके अपने इंटरेस्ट हैं, और वो उस तरीके से उस मुद्दे को उसी हिसाब से मुद्दे उठाते हैं। एक मजेदार बात यह है कि वो कांग्रेस का बहुत पुराना वोट बैंक है, अभी भी वहां से कांग्रेस की विधायक हैं जो वहां से जीती हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब इस वक्त में उसी परिवार की बड़ी बहन ने छोड़ा उस सीट से, तो छोटी बहन को कांग्रेस ने वर्षा की बात कर रहे हैं, वर्षा गायकवाड़। जी जी जी, हाँ, गायकवाड़ की बात कर रहा हूँ। तो अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस भी तो अपना भाई धारावी से बात नहीं करेगी, तो उस मुद्दे को छोड़ देगी बीजेपी को या सिंधे गुट के लिए कि भाई वो उस सीट को जो है कोई और अक्वायर कर ले। तो ये मुद्दा तो कांग्रेस को उठाना ही था। दूसरी बात जो रीडेवलपमेंट वाला मामला है, क्योंकि बहुत बड़ा स्लम है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है, इंडस्ट्रीज भी है वहां पे, रिहेबिलिटेशन की भी समस्याएं हैं, तो ये सब चीज को कैसे सरकार को टैकल करना होगा। अगर टेंडर है अडानी के पास में, तो कोई तो एक रूल्स रेगुलेशन को एसओपी उसमें कहा ही जा रहा है कि बहुत बड़ी आबादी वहां से शिफ्ट करनी पड़ेगी। शिफ्ट करने का बड़ी मतलब कि सबको वो रिहायशी मकान नहीं मिलेंगे, जितने सारे लोग वहां पर, जितनी बड़ी आबादी रहती है। ये असल में सबसे बड़ा संकट है वहां का, और जो लोग उनके सर्वे में आए हैं, जिसका रिकॉर्ड उनको मिला है, वो उन्हीं को मकान देंगे उस जगह पे। ये असल में एक समस्या वहां पे आ रही है। अब ये धारावी के लोग तय करेंगे कि उनका विधायक कौन होगा और उनके मुद्दे को कौन बेहतर ढंग से डील करेगा। ठीक है, तो अलग अलग पार्टियों के अलग अलग मुद्दे, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दो बड़े मुद्दे उठाए थे जिस पे हम लोगों ने चर्चा की, और इस पर भी लगातार राजनीति हो रही है। अगले 4 दिन में क्या कुछ निकल के आता है देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।